लड़की चाहती थी कि वो अपनी पसंद की शादी कर ले, लेकिन वालिद और भाई को गुस्सा था कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करे। नौजवान लड़की बदतरीन गजबनाक सूरत हाल से दो चार होती रही और फिर एक दिन घर से भाग गई। इस कहानी का अंजाम क्या हुआ ये देखने के लिए आप भी देखिए जो शब्बीर ने देखा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। घर की बैठक में एक नौजवान दाखिल हुआ। नौजवान के साथ काजी साहब भी बैठक में आ गए तो सब उनके एहतराम में खड़े हो गए। काजी साहब ने सबसे हाथ मिलाया और फिर एक बुजुर्ग के कहने से अपनी जगह पर बैठ गए। जी आप मैमूना के वालिद हैं? जी हाँ। ये निकाह फॉर्म है, मैंने भर दिया था, आप इसे देख लीजिए, इस पे साइन करने हैं। और आपके गवाह कहाँ हैं? यहीं पर ही हैं। बेटी से निकाह की इजाजत लेनी है। जी आइए। मैमूना नामी लड़की के वालिद काजी साहब को लेकर अंदर गए तो मैमूना दुल्हन बनी बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। बेटी आपका नाम ही मैमूना वल्द अता है? मैमूना ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा ये तो बताएंगे ये रिश्ता आपको कबूल है? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं आप पर? अरे बिल्कुल कबूल है, मेरी फर्माबरदार बेटी है, बड़ी नाजों से पली है। बोलो बेटी, काजी साहब कुछ पूछ रहे हैं। मुझे इनसे पूछने दें। बोलो बेटी आपको रिश्ता कबूल है? बोलिए। अचानक मैमूना ने घूंघट से चेहरा निकाला और आंखें मीच कर इंतहाई इस्तराबी कैफियत में इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे कबूल नहीं है। अरे काजी साहब ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल ये अपनी माँ से नाराज है, इसलिए गुस्से में ये सब कुछ बोल रही है। अरे तुम कुछ समझाओ ना इसको। काजी साहब इसे माफ कर दीजिए, इसने किसी गुस्से में आकर इनकार कर दिया, वरना इसे ही रिश्ता कबूल है। आप पूछ लीजिए, है ना बेटी? मैमूना ने माँ को देखकर इस बात में सर हिला दिया। हाँ बोलो बेटी आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है? कबूल है? मुबारक हो बहन आपको। काजी हुजरे से निकलकर बैठक में आ गया और फिर शब्बीर ने देखा कि उसने एक लड़के से मैमूना का निकाह पढ़ाना शुरू ही किया था कि ऐन उसी वक्त मैमूना भागती हुई आई और उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया और वो इतने जोर से चीखी कि महफिल में सन्नाटा छा गया। हुआ ये था कि रहीम यार खान की रिहायशी 17 साला मैमूना अपने एक कजन से इश्क करती थी। जब माँ बाप को पता चला तो उन्होंने लड़की की मर्जी मानने से साफ इनकार कर दिया और लड़की का जबरदस्ती अपने जानने वालों में निकाह पढ़ाने की कोशिश की। बाप और भाई इतने सख्तगीर क्यों थे, इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। मैमूना ने जब अपनी पसंद का इजहार किया तो उस पर पाबंदियां लगा दी गईं और अब मैमूना के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो हिम्मत करके घर से भाग जाती या फिर खुदकुशी कर लेती। मैमूना ने खुदकुशी तो नहीं की थी, लेकिन वो घर से भागकर अपने कजन बिलाल के घर चली गई थी। शब्बीर ने देखा कि मैमूना सिमटी सहमी हुई थी और बिलाल उसका हाथ थामे घर के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ तवक्कुफ के बाद दरवाजा खुला तो बिलाल की माँ सामने थी। उसने हैरत से एक नजर अपने बेटे को और एक नजर मैमूना को देखा और फिर घबरा गई। अरे मैमूना, तो घर में सब खैरियत तो है? अम्मा मैं बताता हूँ आपको, मैंने सब समझाया। चले अंदर चले। अंदर आओ, अंदर आओ। क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है इस वक्त? अब मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहे। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। तो तुम क्या चाहती हो, कहीं और? अम्मा आपको पता तो है मैं इसे पसंद करता हूँ। अरे क्या कह रहे हो, गजब हो जाएगा अगर इसके घर वालों को पता चल गया तो। भाई तुम घर जाओ, मैं बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगी। वो लोग मुझे मार देंगे। बिलाल मैं जा रही। पागल हो गई हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी मुझे ये तो बताओ। बस अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, सुकून से रहो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ढूंढते हैं तो ढूंढते रहे, मैं मर जाऊंगी लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगी। अम्मा आप भी इसके घर वालों को जाकर बता दें कि आप अपने बेटे का निकाह इसके साथ कर रही हैं। अरे भाई मेरे में तो हिम्मत नहीं है इतनी, और है ना ये कोई तरीका नहीं है। हाँ मैं साफ बता रही हूँ, कोई तरीका नहीं है। माँ उन दोनों को बैठक में छोड़कर अंदर चली गई और बिलाल मैमूना को दिलासा देता रहा। अगर इन्होंने बता दिया तो घर वाले तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा, तुम सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मैमूना के घर वाले शदीद परेशानी का शिकार थे।
उन्हें पता था कि वो बिलाल के घर में ही है, लेकिन खानदानी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ दिन खामोश रहे, लेकिन जब रिश्तेदारों ने मैमूना के बारे में पूछना शुरू किया तो मैमूना के वालिदैन के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो जोर जबरदस्ती या बहलाकर अपनी बेटी को घर ले आए। मैमूना की एक रिश्तेदार ने मैमूना के घर पे दस्तक दी तो मैमूना की माँ दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन वो अपनी एक रिश्तेदार बुजुर्ग खातून को देखकर ठिठक गई। अरे खाला, इतनी धूप में? अरे मुझे नहीं लगे धूप। आओ आओ, अंदर तो आओ। बैठो। और बड़े दिन बाद आना हुआ। अरे मैमूना से काम था। कहाँ है मैमूना? मैमूना, ओ मैमूना, देख तेरी खाला आई है। अरे खाला, वो घर पर नहीं है, गई हुई है। कहाँ गई है? हम इतनी दूर से आए हैं, वो घर पे है नहीं। वो उसके सहेली के भाई की शादी थी, बहुत जिद कर रही थी। पहले तो मैंने मना किया, फिर जाने दिया। अरे बच्ची को अकेला क्यों भेज दिया? हालात सही नहीं है, भेजना जरूरी था क्या? अरे खाला, कुछ नहीं होता। लस्सी बनाऊं तुम्हारे लिए? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? बना लो, इतनी गर्मी हो रही है। मैमूना की माँ सामने ही खड़ी होकर लस्सी बनाने लगी और मेहमान औरत बोलती रही। बिलाल की माँ का नाम सुनकर मैमूना की माँ के हाथ से चमचा गिर गया और वो सटपटा सी गई। अरे बिलाल की माँ मिली थी मुझे बाहर। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, क्या कहेंगी, बहुत परेशान थी। कह रही थी बिलाल का रिश्ता लगवा दो कहीं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे मैंने क्या कहना था, वैसे लड़का बहुत अच्छा है, तुम अपनी मैमूना की शादी क्यों करती इससे? अरे नहीं, मैमूना उसे पसंद नहीं करती। मैंने पूछा था मैमूना से, मैंने तो सुना है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। अरे ऐसी बातें क्या छुपी रहती हैं, तो खुद ब खुद सामने आती हैं। अच्छा, लस्सी तो पियो। खाला की मानी खेज मुस्कुराहट और बातों ने मैमूना की माँ के हाथ पांव फुला दिए थे और उसको यकीन हो गया था कि खाला को सारे मामले का इल्म हो चुका है। खाला कैसी बनी है लस्सी? अच्छी है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। मैमूना से क्या काम था? क्या कह रही थी आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, भतीजी को ट्यूशन पढ़वाना था। मैंने सोचा था उसके भी 4 पैसे बन जाएंगे। चलो, कहाँ है? मैं खुद ही उसको फोन करती हूँ। अरे नहीं, वो पगली तो फोन ही घर पर छोड़कर गई है। वो आ जाइए 1-2 दिन में, मैं बता दूंगी, मैं पूछ कर। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, खाना वाना भी बनाना है। खाला चली गई तो मैमूना की माँ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा बंद करके फौरन अपने शौहर को फोन मिला दिया। हेलो, सुनिए, आप कहाँ हैं? मैं किसी काम से बाहर आया था। बोलो, खैरियत तो है? क्यों बोल दिया? अरे खाला आई थी घर पे, तुम किसी भी तरह करके बेटी को घर लेकर आओ। मुझे लगता है उन्हें सब पता चल गया। आपको तो पता है वो कैसी भोंपू है, सारे खानदान में बदनाम कर देंगी मैमूना को। आप जल्दी आ जाएं। अच्छा आता हूँ। ठीक है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। बहन, आप भी औलाद वाली, ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है। अगर लड़की लड़ झगड़ कर आपके घर आ गई तो आप लोगों को चाहिए था कि समझा बुझाकर उसे घर भेज देते। लो भाई, इनकी बातें सुनिए। बहन, हमने आपकी बच्ची को बहुत समझाया, इन्होंने तो हाथ तक जोड़ लिए कि बेटा तुम चली जाओ घर, इज्जत के साथ हम तुम्हें ब्याह के लाएंगे, लेकिन ये एक नहीं सुन रही थी। बिलाल, बताओ ना इन लोगों को। हट जाओ अम्मा, आज इसको मजा चखाता हूँ। सही किया इसके साथ, इसके साथ यही होना चाहिए। नाक कटवा दी इसने सबके सामने। चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी घर से गायब थी और मैमूना के रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई थी कि वो घर से भाग गई है। मैमूना के घर वालों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो बेटी की पसंद की शादी कर देते। फिर मैमूना के माँ बाप ने बिलाल के घर जाने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि बिलाल के घर में बिलाल के वालिदैन और मैमूना के वालिदैन मौजूद थे।
मैमूना एक तरफ डरी सिमटी बैठी थी और बिलाल भी एक कोने में खड़ा हुआ था। बहन, आप भी औलाद वाली, ये कोई शरीफाना तरीका नहीं है। अगर लड़की लड़ झगड़ कर आपके घर आ गई तो आप लोगों को चाहिए था कि समझा बुझाकर उसे घर भेज देते। लो भाई, इनकी बातें सुनिए। बहन, हमने आपकी बच्ची को बहुत समझाया, इन्होंने तो हाथ तक जोड़ लिए कि बेटा तुम चली जाओ घर, इज्जत के साथ हम तुम्हें ब्याह के लाएंगे, लेकिन ये एक नहीं सुन रही थी। बिलाल, बताओ ना इन लोगों को। मैं भी यही समझा रहा था, मगर भाई साहब आप वादा कीजिए, मैमूना की शादी मेरे बेटे बिलाल से कर देंगे तो ये चली जाएगी, ठीक है ना मैमूना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो होना है यही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैमूना बेटा जिद मत करो, पूरे खानदान में हमारी बदनामी हो रही है। भाई साहब, बिलाल, मैं पक्की जबान दे रहा हूँ, इसे कहो घर चलो, मैं कराऊंगा शादी। बिलाल ने कुछ सोचा और फिर मैमूना से मुखातिब हुआ। मैमूना, एक सेकंड बात सुनो। मैमूना खामोशी से उठकर बिलाल के साथ एक तरफ चली गई और बिलाल उसे समझाने लगा। चली जाओ, उन्होंने जुबान दी है, मैं वादा करता हूँ मैं बारात लेके आऊंगा। मुझे मार देंगे। तुम जानते हो ना बिलाल, हमारे कबीले में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। खुदा के, मुझे वापस मत भेजो। मैमूना, तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा यकीन करो, हम एक होकर रहेंगे। अंकल, मैमूना आपके साथ जा रही है। देखें, हम आपकी बात मान रहे हैं, तो अब आप भी अपनी जुबान पर कायम रहिए। मुझे पता था मेरी बेटी समझदार है। भाई साहब, 2-4 दिनों में शादी की तारीख रख दूंगा, जो भी होगा इंशाल्लाह कायदे करीने के साथ होगा। आ जाओ बेटा। हाँ हाँ बेटी, जो होगा सब तरीके से होगा। खुश रहो बिलाल। शब्बीर ने देखा कि मैमूना के वालिदैन अपनी डरी सिमटी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। मैमूना को घर ले जाने के बाद बाप ने साफ इनकार कर दिया था कि वो बेटी की मर्जी नहीं चलने देगा। मैमूना का भाई भी सख्त इश्तियाल में था कि बहन घर से भाग क्यों गई थी। अब उन्होंने एक लड़के से मैमूना का जबरदस्ती निकाह पढ़ाने की कोशिश की तो हंगामा हो गया। बैठक में कुछ मेहमान और निकाह खां मौजूद था कि मैमूना उरूसी जोड़े में भागती हुई आई और इंतहाई जोर से चीखी। कहा मोहम्मद की बेटी से आपका निकाह किया जाता है। नहीं करूंगी मैं ये शादी, नहीं करूंगी। मैमूना के इस गैर मुतवक्को रद्द अमल पर बैठक में सन्नाटा छा गया। निकाह खां और मेहमान खामोशी से रुखसत हो गए। अब बाप और भाई मैमूना की तरफ खूंखार नजरों से घूरते हुए आगे बढ़े। माँ बीच में आई तो बेटे ने उसका हाथ झटक कर एक तरफ कर दिया। हट जाओ अम्मा, आज इसको मजा चखाता हूँ। सही किया इसके साथ, इसके साथ यही होना चाहिए। नाक कटवा दी इसने सबके सामने। मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? तूने हरकत ही ऐसी की है, सबकी कितनी बेइज्जती करवाई है। मर जाके कहीं, तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। माँ अपनी बेटी को शौहर और बेटे के रहमो करम पर छोड़कर चली गई और मैमूना मदद के लिए पुकारती रही। कितने कितने जालिम लोग हो तुम लोग। वहाँ पे खुदा है तुम लोगों में। खुदा के वास्ते मुझे जान लो, मुझे नहीं रहना इस घर में। आप भाई लपक कर बाहर निकला। दूसरे ही लम्हे वो एक डब्बे के साथ कमरे में दाखिल हुआ और कमरा अंदर से बंद कर लिया। शब्बीर ने देखा कि भाई ने डब्बे का ढक्कन खोलकर अपनी बहन को पेट्रोल में नहला दिया था। मैमूना बचाव बचाव करती रही, लेकिन फिर शब्बीर ने देखा कि पूरे कमरे में आग भड़क रही थी। अम्मा, अम्मा! मैमूना को जिंदा जला दिया गया था। एक बेटी को जिसने अपनी पसंद से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। अब जली हुई लाश को ठिकाने लगाने का मसला था। शब्बीर ने देखा कि आधी रात की तारीकी में मैमूना का भाई कब्र खोद रहा था और बाप मट्टी हटाने में बेटे की मदद कर रहा था। करीब ही एक गठरी सी रखी थी जिसमें मैमूना की जली हुई लाश की बाकियात थी। दोनों बाप बेटों ने जल्दी जल्दी गठरी कब्र में फेंकी और कब्र को बराबर करने लगे। दूर से गोरकन ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया। उसे कुछ शक हुआ तो उसने अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन कर दिया। हेलो हेलो पुलिस, मैं कब्रिस्तान से बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई 2 लोग मशरूक आए हुए हैं, शायद कोई लाश दफना रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। अच्छा, हम लोग आ रहे हैं। शब्बीर ने देखा कि ये दोनों बाप बेटे तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान के गेट की तरफ जा रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। कौन हो तुम लोग? साहब, साहब,
साहब ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा साहब। पुलिस का रोप देखकर दोनों बाप बेटा घबरा गए। यहाँ क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं। हेलो सिंह, पकड़ो इनको, गाड़ी में डालो। चला के रखो। साहब कुछ नहीं किया हमने साहब। एहलकार ने दोनों को गाड़ी में डाल दिया। तफ्तीश हुई तो बेटी के कातिलों सगे बाप और भाई ने एतराफ जुर्म कर दिया। अनीच्छा कब्रिस्तान में एक बच्ची मैमूना बीबी जिसकी उम्र 18 साल थी उसको दफनाया जा रहा है, तो और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसको डेड बॉडी उसकी अपनी तहवील में लीजी। उसके मेडिकल के बाद पता चला कि उसके जिस्म पर कोई केमिकल गिरा के उसको जलाया गया, उसके जलन के निशानात थे। तो पुलिस ने जी अपनी मुद्दत में उस पर पर्चा दर्ज किया है। सारी स्टोरी प्रोब करने पर पता चला कि उसको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया था। उसके वरसा ने, उसके भाइयों ने उसको कत्ल किया जी, और मेन मुलजम उसके गिरफ्तार है और पुलिस उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। शब्बीर सोचता है कि कातिलों को जो सजा मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन शब्बीर ये भी सोचता है कि मैमूना ने तो अपने वालिदैन से अपनी जायज ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर बाप और भाई की अना और सख्त गिर तबीयत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुलाम रसूल नामी नौजवान ने दोस्तों से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों रुपए डूब गए। रकम की वापसी के लिए मकरूज को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और फिर एक दिन नौजवान लापता हो गया और उसके हाथ पांव बंधी तस्वीर सामने आ गई। मकरूज अभी जिंदा था और कर्ज अदा न करने की सूरत में उसे यकीनी तौर पर मार डालने का ऐलान कर दिया गया था। मैं हूं पारस मसरूर और आइए देखते हैं कि मकरूज पर क्या गुजरी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल नबे सड़क बहुत से लंडा के कपड़े फरोख्त कर रहा था। उसके ठिये पर गाहक मुख्तलिफ किस्म के लिबास देख रहे थे। मोल भाव के बाद गुलाम रसूल गाहकों को उनकी पसंद के लिबास शॉपर में डालकर उन्हें दे रहा था। गुलाम रसूल के साथ उसका दोस्त भी था जो उसका हाथ पटा रहा था। देख क्या कहा था मैंने, माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह बरकत दे, लेकिन तू कुछ सस्ते नहीं बेच रहा है। अबे पुराने कपड़े तो हमारा कौन सा कोई घाटा हो रहा है, गरीबों का तो भला हो रहा है, जाने दे। हाँ हाँ, ये बात तो है। अनवर बोल रहा था कि तूने उससे 10 लाख रुपए लिए कारोबार में लगाने के लिए। अबे अनवर बहुत लालची इंसान है। 10 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए मुनाफे के साथ मैंने वापस कर दिए। और क्या चाहिए, ठेला दे दूं उसको पूरा। यार अनवर को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था। चल बैठ के मैं चाय लेके आता। दोस्त चला गया तो गुलाम रसूल कपड़ों को तय करके ठीक से रखने लगा। गुलाम रसूल का ठीक ठाक कारोबार चल रहा था। दोस्तों की कर्ज की रकम भी वापस कर चुका था। अब कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा था। गुलाम रसूल अपने एक व्यापारी दोस्त के साथ उसके दफ्तर में बैठा चाय पी रहा था। ये जिस जगह पर मैं हूँ ये लुंडा की मेन मार्केट। अगर होलसेल पे भी काम करेगा तो भी वारे न्यारे हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है और ये जगह तो काफी महंगी लग रही है। हाँ महंगी तो है, मगर एक गोदाम दिख रहा है, सस्ता भी मिल रहा है। कितना सस्ता? यही 40-45 लाख में। अच्छा, मगर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। खैर जरा तुम दिखा तो सही। अच्छा तू चाय पी, मैं दिखाता हूँ। ठीक। गुलाम रसूल ने दोस्त के मशवरे पर अपने कुछ दोस्तों से 60-65 लाख रुपए कर्ज ले लिया और बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया। काम की इब्तिदा अच्छी थी। गुलाम रसूल ने कार भी खरीद ली और ये बात उसके एक दोस्त को अच्छी नहीं लगी। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल कार में जा रहा था और उसका दोस्त पैदल ही चल रहा था। गुलाम रसूल ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और हॉर्न बजाकर अपने दोस्त को मुतवज्जे किया। नवाज किधर, इतनी गर्मी में? अबे तू, क्या शानदार गाड़ी है यार। आजा बैठ, गाड़ी में बैठ, आजा। नवाज जल्दी से बराबर वाली सीट पर बैठ गया। आजा आजा।
अब परसों ही लिए यार मैंने, बता कैसी है? शानदार है यार, इसमें तेरी तरफ जा रहा था। सब खैरियत तो है ना? बोल कोई काम। हाँ यार कुछ पैसे चाहिए, 5-10 हजार चाहिए, तो वो तो तुझे अभी मिल जाएंगे, बोल दूं? नहीं यार कर्जा नहीं मांग रहा यार, कुछ मुनाफे में हमारा भी हिस्सा है या नहीं? अरे हाँ बिल्कुल है, बस तू 2 हफ्ते रुक जा, सूद समेत सारा पैसा तुझे वापस कर दूंगा। यार मुझे तो 1-2 दिन में जरूरत है, लेकिन यार मैं तो सारा पैसा कारोबार में लगा चुका हूँ। लेकिन तू परवाह ना कर, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। यार ये गाड़ी खरीदना जरूरी था क्या? हाँ यार बहुत जरूरी था, भाग दौड़ में काम के लिए बहुत जरूरी था ये। चल यहाँ रोक, फिर बात सुन, हंसी मजाक अपनी जगह, मुझे मेरे पैसे पहुंचा दे कल शाम तक। कल शाम तक तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं कॉल करता हूँ तुझे। अभी ध्यान से उतरना, गाड़ी ना आ रही है। नवाज बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाता हुआ कार से उतर गया और गुलाम रसूल आगे निकल गया। गुलाम रसूल ने जो 50-60 लाख रुपए मुख्तलिफ दोस्तों से कारोबार के लिए मांगे थे वो डूब गए, यहाँ तक कि उसको अपनी कार भी बेचनी पड़ी। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल कार के शोरूम से रकम लेकर निकला तो उसे उसके दोस्तों ने घेर लिया। गुलाम रसूल भाई इधर हो। अबे तू? नवाज भी है साथ मेरे, भाई पैसे दे हमारे वापस, मजाक मत कर, बहुत परेशानी है। भाई अभी तो सारे नहीं दे पाऊंगा। देख भाई ऐसे नहीं चलेगा, 2 दिन का टाइम, अभी जितने पैसे ही निकाल। अच्छा मेरी बात तो सुनो यार, छोड़ो तो सही। हाँ गली में तो आओ, मैं देता हूँ, पैसे देता हूँ। हाँ दे रहा हूँ। शब्बीर ने देखा कि दोनों दोस्तों ने गुलाम रसूल को काबू करके उससे पैसे निकलवा लिए और धमकियां देते हुए चले गए। दोस्तों के जाने के बाद गुलाम रसूल गली में अकेला खड़ा कुछ सोचता रहा। उसने जेब टटोली तो 200-400 रुपए निकल आए। वो एक ढाबे पर गया और चाय का ऑर्डर देकर खामोशी से कुछ सोचने लगा। गुलाम रसूल ने कर्जखाहों के खौफ से हर किस्म के राब्ते का जरिया ही बंद कर दिया था। कर्जखां उसे ढूंढ रहे थे और नवाब शाह में गुलाम रसूल के घर वाले अलग परेशान हो रहे थे। गुलाम रसूल बचे कुचे 2-2.5 लाख रुपए लेके रावलपिंडी के एक होटल चला गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उसने फेसबुक अकाउंट खोला हुआ था और उसकी दीवार पर कुछ इस तरह की पोस्टें लगी हुई थीं, जिनसे पता चल रहा था कि गुलाम रसूल को किसी ने अगवा कर रखा है। गुलाम रसूल ऐसी पोस्ट को देखकर हक्का बक्का रह गया और उसे यकीन हो गया कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है और उल्टी सीधी पोस्टें लगा रहा है। गुलाम रसूल ने घबरा के मोबाइल फोन बंद कर दिया। उधर गुलाम रसूल के घर वालों ने अपने बेटे के अगवा होने की पोस्ट देखी तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार सर जोड़कर बैठे हुए थे और मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। गुलाम रसूल को कुछ पता चला? सर गुलाम रसूल का नंबर ऑब्जर्वेशन पर है, जैसे ऑन होगा मेरे पेशेंट आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ये केस जल्द से जल्द निपटाना है। यस सर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। लगता है जालिमों ने मारा इसे। मोहम्मद हुसैन। यस सर। इधर आओ। ये देखो सर, मुझे अभी यकीन है सर गुलाम रसूल अगवा है। जनाब पेशा का ये पुराना धंधा है, मगवी तस्वीर अपलोड कर देते हैं। मैं देख लेता हूँ सर। तुम गुलाम रसूल की कौन बात कर रही हो? मैं कजन बात कर रही हूँ उनकी। कहाँ है मेरा भाई? हमने उसको कत्ल कर दिया है। हाय अल्लाह, भाई का कत्ल कर दिया तारा अब्बू। क्या कह रही हो जरीना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। पुलिस अपने तौर पर गुलाम रसूल को तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि उसे एक बुरी खबर मिल गई। शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल का बाप पुलिस स्टेशन में था और अफसर को अपने बेटे का पेज दिखा रहा था जिस पर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये गुलाम रसूल था जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। लगता है जालिमों ने मारा इसे। मोहम्मद हुसैन। यस सर। इधर आओ। ये देखो सर, मुझे अभी यकीन है सर गुलाम रसूल अगवा है। जनाब पेशा का ये पुराना धंधा है, मगवी तस्वीर अपलोड कर देते हैं। मैं देख लेता हूँ सर, लेकिन मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। यस सर। उधर शब्बीर ने देखा कि एक लड़की का मोबाइल फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की तो उधर से कोई आदमी बात कर रहा था। हेलो जी, कौन? तुम गुलाम रसूल की कौन बात कर रही हो? मैं कजन बात कर रही हूँ उनकी।
कहाँ है मेरा भाई? हमने उसको कत्ल कर दिया है। हाय अल्लाह, अल्लाह खैर करे। कहाँ है मेरा भाई? उसकी लाश कहाँ है? लाश हमने चील कौवों को खिला दी है। ये मारने के बाद की तस्वीर है। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, मेरे भाई को कत्ल कर दिया। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ? बाबू को कॉल करती हूँ। लड़की ने फौरन गुलाम रसूल के बाप को फोन मिला दिया। हेलो साहब अब्बू। हाँ जिंदा बोलो बेटा। साहब अब्बू, भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल? मेरा बेटा? भाई का कत्ल कर दिया साहब अब्बू। क्या कह रही हो जरीना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जरीना, ये क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बाप के हाथ से फोन गिर गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एक तरफ मुबैना कर्जखाओं ने गुलाम रसूल के कत्ल की खबर उड़ा दी और दूसरी तरफ हैरतनाक तौर पर शब्बीर ने कुछ और ही देखा। शब्बीर ने देखा कि होटल के नीम तारीख कमरे में गुलाम रसूल बिल्कुल सही सलामत था। कमरे में 2-4 पेंटिंग भी मौजूद थी। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम रसूल उन पेंटिंग्स को लेकर होटल से बाहर निकल आया। फिर उसे एक बंगले पर देखा गया। गुलाम रसूल ने बेल बजाई तो एक शख्स बाहर निकला। उसने गुलाम रसूल को कुछ पैसे दिए और पेंटिंग लेकर अंदर चला गया। शब्बीर को पता चला है कि मुबैना कर्जखाओं ने गुलाम रसूल की सिम बंद होने और कोई राब्ता न होने की वजह से बज़ाहिर उसका अकाउंट हैक कर लिया था और गुलाम रसूल के घर वालों को हिरासा कर रहे थे ताकि उनकी डूबी हुई रकम मिल सके। कत्ल और अगवा का महज ड्रामा रचाया गया था, जबकि गुलाम रसूल कर्जखाओं से छुपकर गुजर औकात के लिए पेंटिंग बनाकर बेचता था। पुलिस अपनी कोशिश में थी और फिर एक दिन खुद गुलाम रसूल तक पहुंच गई। गुलाम रसूल को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि उसने कर्जखाओं से बचने के लिए खुद सारा ड्रामा रचाया था। 1.5 साल पहले मैंने कारोबार शुरू किया था घूमने का, जिसमें मुझे शिकायत नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं ज्यादा अर्निंग होगी इसमें। फिर मैंने जो दोस्त थे मैंने उनसे मशवरे किए, उनसे मैंने पैसे लिए। फिर किसी ने मुझे 2 लाख दिए, किसी ने 4 लाख दिए। इस तरह करके फिर मैंने कुछ पैसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करता गया और फिर उनको भी प्रॉफिट देता रहा। उसके बाद जब थोड़ा और मुझे लॉस हुआ तो फिर उसके बाद मैंने और पैसे इकट्ठे किए। जब मैंने और पैसे इकट्ठे करके और मैंने उसमें लगाए तो वो भी 2-4 लाख ऐसे करके मैंने टोटल 65 लाख रुपए जो मैंने दोस्तों दे दिए थे और फिर मैं उनको उनका प्रॉफिट भी दे रहा था। उसके बाद फिर वही जो मेरा सारा पैसा मतलब लॉस हो गया मुझे, तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मेरी आईडी थी, मेरे नाम थी, तो वो मैंने आईडी अपनी ओपन की तो उसमें मैंने देखा कि कुछ दिन पहले मतलब कि पोस्टें लगी हुई थी मेरी गुम होने की। तो फिर मैंने किया गया अभी ये जाहिर सी बात है, अगर पोस्टें की है तो ये लोगों के पास फैलेगी, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, कोई भी पहचान लेगा। तो उसके बाद फिर मैंने एक अपनी पिक बनाई जो कि मैंने अपने जो पाँव बांध के और इस तरह की जो मैंने पिक बना के और सेंड कर दी कि आपका जो बेटा वो किसी ने अगवा कर लिया। जब इधर स्टे कर रहा था तो 1 महीने से मैं इधर में रह रहा था। तो फिर वहाँ पे आज अभी मैं अपने क्लाइंट को पार्सल दे रहा था, अपनी चीज़ों का जो आइटम मैंने बना वो उससे रिसीव कर रहा था। तो उस टाइम में जो है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस जो आई मुझे वहाँ से रिकवर किया, वो इधर थाने लिया और मैं अपने घर से अपनी मर्जी से निकला था, किसी ने अगवा नहीं किया। और ये सिर्फ जो मैंने पैसे मुझे लुटाने थे इस वजह से मैं की वजह से मैं वहाँ से निकला कि मैं अपना कुछ इधर चीज़ें बना के सेव करके पैसे जमा करके तो मैंने कुछ पैसे जमा किए थे जो कि अभी आते आते मैं कर रहा था, कुछ चीज़ें मैं सेव की, कुछ बना रहा था। तो मैं चाह रहा था कि अपने पैसे जमा करके खुद मैं उनको वापस कर दूँ। शब्बीर का कहना है कि झूठ के पाँव नहीं होते, सच एक दिन सामने आ जाता है। बहुत मुमकिन है कि गुलाम रसूल नेक नियति से काम कर रहा हो, लेकिन तकदीर का क्या किया जाए कि उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। शायद उसका कारोबार ठप हो गया हो और वो भारी कर्जों के बोझ तले दब गया। जब कर्ज उतारने की कोई सूरत न बनी तो उसने खुद अपने आप को न सिर्फ अगवा करने का ड्रामा रचाया बल्कि अपने कत्ल की अफवाह भी उड़ा दी। शब्बीर को ये नहीं पता चल सका है कि कर्जखाओं ने उसे माफ कर दिया या वो अब भी अपनी रकम की वसूली के लिए दबाव डाल रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।